आइए बच्चों, एमसीक्यू फटाफट के इस लेक्चर 5-1 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर 5 यानी कि लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें खास तौर पे न्यूटन्स लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इंपल्स और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। यह है क्वेश्चन 2। बच्चों पहले क्वेश्चन में कुछ एरर्स थी तो मैंने उसे निकाल दिया है। देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज सस्पेंडेड बाय ए स्प्रिंग बैलेंस ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर। द स्प्रिंग बैलेंस विल मेजर हाउ मच न्यूटन। देखिए यहाँ पे ये स्प्रिंग बैलेंस है और इसके ऊपर ये स्प्रिंग से ये ब्लॉक ऐसे लटकाया हुआ है। यहाँ पे एंगल आपको दिया है 30 डिग्री और इस ब्लॉक का मास है 5 kg। तो आपको ये फाइंड करना है कि स्प्रिंग बैलेंस कितना मेजर करेगा। अब इसके लिए ये फाइंड करना पड़ेगा कि स्लोप के पैरेलल यहां पे इस तरफ कितना फोर्स लगेगा। देखिए, ये फोर्स जितना होगा उतना ही स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग दिखाएगा। तो मुझे दरअसल ये फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको समझा देता हूं यहां पे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये जो स्लोप है 30 डिग्री का स्लोप है, ये यहां पे मैं लिख देता हूं, ये 30 डिग्री। इसके ऊपर आपने ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास है m। अब होगा ये कि इस ब्लॉक को नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg जितना, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलिए या वेट बोलिए। तो इस वेट के अब आपको दो कंपोनेंट मिल सकते हैं। एक कंपोनेंट मिल जाएगा इस तरफ जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है और एक मिल जाएगा इस तरफ जो कि सरफेस के पैरेलल है। ये सरफेस है तो इसके पैरेलल ये है और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट हो गए। अब दूसरी बात, अगर ये एंगल 30 है तो यहां पे ये एंगल 90 - 30 हो जाएगा यानी कि 60 हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा 30। मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जो एंगल है वो 30 है। अब अगर ये एंगल 30 है तो ये जो कंपोनेंट है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा mg cos 30 और जो सरफेस के पैरेलल है वो कंपोनेंट हो जाएगा mg sin 30। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पीछे जो स्प्रिंग लगी हुई है, मैं पूरी फिगर नहीं ड्रॉ कर रहा, लेकिन इस स्प्रिंग को जो फोर्स लगेगा वो दरअसल mg sin 30 जितना होगा। ऑलराइट, तो ये स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग दिखाएगा वो mg sin थीटा के अनुरूप दिखाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि भाई इसमें f जो फाइंड करना है हमें वो है mg sin 30। अब m यानी कि मास आपको दे दिया है 5, g की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 और sin 30 यानी कि 1/2। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन इसको फोर्स लग रहा है, तो स्प्रिंग जो है 25 न्यूटन दिखानी चाहिए और ये है आपका ऑप्शन बी। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 25 न्यूटन एक ऑप्शन है ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब यहां पे ऑप्शंस दिए आपको, एक तो एंगुलर मोमेंटम, दूसरा एनर्जी, तीसरा मास और डी है मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर। आपको याद होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ को यूज करते हैं, उसी से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक पहुंचे। नेक्स्ट यानी कि फोर्थ, अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम is suspended from a ceiling of an elevator. The tension in the string if the elevator goes up with uniform velocity is approximately what? अब देखिए, पहले तो आपको मैं ये टेंशन क्या है वो समझा देता हूं। ये हमें दिमाग में होता है वो टेंशन नहीं है, ये एक तरह से तो रिस्टोरिंग फोर्स है। देखिए, आप रबर बैंड को खींचते हो तो रबर बैंड अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है ना, तो वो उसका रिस्टोरिंग फोर्स है। ऐसा ही रिस्टोरिंग फोर्स किसी भी स्ट्रिंग में या वायर में भी प्रोड्यूस होता है। देखिए यहाँ पे ये बॉब हमने लटकाया हुआ है और ये है स्ट्रिंग, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब क्या होगा कि इस बॉब को नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वेट लग रहा है mg, राइट। इस वजह से क्या होगा कि ये स्ट्रिंग थोड़ी सी खींचेगी। अब जैसे ही खींचती है तो उस वजह से इसके हर एक पॉइंट पे,
हर एक पॉइंट पे टेंशन प्रोड्यूस होता है और ये टेंशन दोनों ही साइड प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा ये बात कि टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में दोनों ही साइड प्रोड्यूस होता है किसी भी पॉइंट पे। क्योंकि आप समझिए, देखिए कोई भी पॉइंट अगर आप ले लो तो वहां पे अगर ये नीचे का पार्ट इसे इस तरफ खींच रहा है तो ऊपर का पार्ट वापस अपनी जगह पे लाने की कोशिश करेगा ही ना। तो यानी कि हर एक पॉइंट को दोनों ही तरफ एक तरह से रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स ही कहलाता है टेंशन, इसी को कहते हैं टेंशन। और याद रहे कि टेंशन इस हल्की स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे सेम होता है। मैंने कहा हल्की स्ट्रिंग, ऑलमोस्ट वेटलेस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, उसमें हर एक पॉइंट पे सेम रहता है। लेकिन दो पॉइंट ऐसे जहां पे एक ही डायरेक्शन मिलेगी। एक ये स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि जो रूफ का पॉइंट है वहां पे टेंशन हमेशा इस तरफ होगा, ये टी। और एक ये बॉब के पास यहां भी टेंशन हमेशा इस तरफ होगा यानी कि ऊपर की ओर होगा, ये टेंशन टी। तो याद रहे कि सबसे ऊपर का पॉइंट वहां पे टेंशन नीचे की ओर ही होगा और सबसे नीचे का पॉइंट स्ट्रिंग का वहां पे टेंशन हमेशा ऊपर की ओर होगा। और ये सभी टी जितनी वैल्यू वाले होंगे। और ये टी कितना होगा? टी होगा ऑब्वियसली वेट जितना, वेट यानी कि mg जितना, राइट। देखिए यहां पे अगर वेट नहीं लगाया होता आपने तो क्या ये स्ट्रिंग खींचती? नहीं। तो कोई रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता? नहीं। तो टेंशन होता? नहीं। तो जो भी टेंशन है वो किस वजह से? इसका जो वेट है ना उसकी वजह से। एक और चीज, अगर आप इस रूफ को इसको किसी तरह से ऐसे ऊपर की ओर खींचे, ऐसे ऊपर की ओर खींचे तो क्या होगा? ये अपने इनर्शिया की वजह से वहीं पे रहने की कोशिश करेगा। आपने रूफ ऊपर खींच लिया एकदम झटके से और ये बॉब तो अपने मास की वजह से, अपने इनर्शिया की वजह से वहीं पे रहने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा? इस स्ट्रिंग में ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हो आप? इसमें ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर आप इस रूफ को ऊपर की ओर यूनिफॉर्म स्पीड से ले जाते हो, अगर आप इसको यूनिफॉर्म मोशन करवाते हो तो ऐसे में स्ट्रिंग में ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा। क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में ऊपर जा रहा है तो इसके साथ साथ ये बॉब भी यूनिफॉर्म मोशन में ही जा रहा होगा, राइट। तो उस वजह से इसमें कोई ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसमें T इक्वल टू mg जितना ही टेंशन प्रोड्यूस होगा। और हमारा केस यही है। आपको यहां पे कहा है कि एक एलिवेटर है और एलिवेटर में इस तरह से बॉब को लटकाया हुआ है 50 ग्राम का, और ये जो एलिवेटर है वो ऊपर की ओर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो टेंशन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा और वो mg जितना ही होगा। तो अब हम mg फाइंड कर लेते हैं। देखिए m आपको दिया है 50 ग्राम यानी कि 0.05 किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाय g जो है वो 10 ले लेते हैं तो ये हो जाता है 0.5 न्यूटन। तो यहां पे टेंशन प्रोड्यूस हो रहा होगा 0.5 न्यूटन। हम इसके आंसर को देखें इससे पहले मैं आपको वापस क्लियर कर देता हूं कि अगर आप इस रूफ को झटके से ऊपर ले जाते हो तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ऐसे में टेंशन बढ़ेगा। और अगर आप इसे यूनिफॉर्म मोशन करवा के ऊपर ले जाते हो तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं होगा, इसमें mg जितना ही टेंशन प्रोड्यूस होगा। चलिए अब आंसर देख लेते हैं कि 0.5 न्यूटन आंसर है। हाँ है। चलिए लास्ट ऑप्शन ये है 0.5 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is moving horizontally at a speed 1.5 meter per second. A perpendicular force of 5 Newton acts on it for 4 seconds. What will be the distance of the block from the point where the force started acting? We need to find out the distance from the point where the force started acting. अब देखिए यहां पे दरअसल दो मोशन होने वाली है। कैसे समझिए? देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म स्पीड चल ही रही है इसकी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो फोर्स लगाया है ना वो परपेंडिकुलर लगाया है, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये स्पीड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी आएगी। तो एक है x वेलोसिटी और दूसरी है y डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो इन दोनों वेलोसिटी की वजह से x और y डायरेक्शन में 4 सेकंड के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे हम x और y करके ले लेंगे और फिर उसी में से हम रिजल्टेंट फाइनल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। चलिए तो अब इसे
फिगर के साथ मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, और इसे अभी एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी मिली हुई है, मैं इसे नाम दे देता हूं वीएक्स। अब आप क्या करते हो कि आप किसी तरह से इसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो। इस तरह से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसे एक्सेलेरेशन भी मिलेगा, ठीक है। अब इसकी मोशन दरअसल कैसे होगी ये सोचिए। एक तरफ तो यहां पे यूनिफॉर्म मोशन है और एक तरफ आपने यहां पे एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इसे अलाउ कर दिया, तो अब इसकी जो मोशन होगी वो ऐसे होगी, इस तरह से। मानिए कि यहां पे ये 4 सेकंड में पहुंच जाता है, t इजकल टू 4 सेकंड। ये t इजकल टू 0 की स्थिति है और ये t इजकल टू 4 की है। अब इसमें मुझे जो फाइंड करना है वो है इसका टोटल डिस्टेंस, यानी कि समझिए आप, मुझे ये फाइंड करना है। इसे मैं नाम दे देता हूं r। अब ये r फाइंड करने के लिए दरअसल मुझे एक तो x लेना पड़ेगा और एक y भी लेना पड़ेगा। ये y और ये हो जाएगा x। तो ये चीजें हम फाइंड करते हैं। अब देखिए x तो बिल्कुल आसान है क्योंकि x इजकल टू तो सीधा ही हो जाएगा vxt, है कि नहीं। तो vx तो आपको दिया हुआ है, vx कितना है 1.5 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि ये हो जाएगा 6 मीटर। x आ गया 6 मीटर। अब देखिए y फाइंड करने के लिए मुझे पहले एक्सेलेरेशन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि y डायरेक्शन में जो मोशन होने वाली है ना वो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसके लिए मुझे पहले चाहिए एक्सेलेरेशन। अब देखिए एक्सेलेरेशन यानी कि फोर्स अपॉन मास, सिंपल सी बात है। फोर्स आपने लगाया यहाँ पे 5 न्यूटन, मास भी है 5 किलोग्राम, तो ये हो जाता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन। अब हम फाइंड कर सकते हैं y इजकल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। जानते हो ना ये इक्वेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन। अब यहां पे आ जाएगा 0। देखिए ध्यान से, ये जो v0 है वो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है। आपने y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं दी थी, इसलिए ये इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 0 प्लस ये 1/2, a की वैल्यू 1 और t की वैल्यू है 4, उसका स्क्वायर, तो ये हो जाता है 8 मीटर। तो y आपको मिल रहा है 8 मीटर। अब हमें r फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, r इजकल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आएगा ना। तो अंडर रूट ऑफ ये हो जाता है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस वो होगा 10 मीटर। देख लेते हैं कि ऑप्शन है कि नहीं। बिल्कुल है, ये रहा 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। Inertia is that property of a body by virtue of which the body is, यानी कि inertia बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से, चलिए ऑप्शंस देखते हैं, unable to change by itself the state of rest। भाई ये तो सही है, inertia की वजह से ही बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अपने आप चेंज नहीं होगी। सेकंड इज unable to change by itself the state of uniform motion, ये भी सही है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगी, उसे अपने आप तो चेंज नहीं कर पाएगी। थर्ड, unable to change by itself the direction of motion, ये भी सही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन अपने आप तो चेंज नहीं होगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा, राइट। एंड फोर्थ इज unable to change by itself the state of rest and of uniform linear motion, ये भी सही है। यानी कि यहां पे चारों के चारों ऑप्शन ही सही है। देखिए इस तरह का अनएम्बिग्यूस क्वेश्चन पहले के टाइम में आता था, आजकल तो नीट जी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। फिर भी यहां पे अगर हमें कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना ही हो तो ये जो डी ऑप्शन है वो इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों चीज कवर कर लिए, अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड इसमें इंपॉर्टेंट है ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यानी कि इसमें दोनों ही बातें कवर कर ली है, इसलिए ये ऑप्शन चारों में बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 7th। 100 ग्राम
iron ball having velocity 10 meter per second collides with a wall at an angle 30 degree and rebounds with the same angle. If the period of contact between the ball and the wall is 0.1 second, then the force experienced by wall is what? Force experienced by the wall. चलिए फाइंड करते हैं इसे. ये है क्वेश्चन नंबर 7. देखिए यहाँ पे पहले फिगर समझ लेते हैं. इस तरह से ये है वॉल और यहाँ पे ये बॉल इस तरफ वॉल के साथ 30 डिग्री पे जा रहा है इस तरह से. तो 30 डिग्री पे ही रिबाउंड हो जाएगा इस तरह से, है कि नहीं. देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली कहा है कि वॉल के साथ एंगल 30 डिग्री है, यानी कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है. कभी कभी ऐसा दिया जाता है कि भाई वॉल के साथ बनने वाला जो नॉर्मल है, जैसे कि ये नॉर्मल है, तो उसके साथ एंगल आपको दिया जाता है. वैसे हमें तो यहाँ पे वॉल के साथ ही दिया है, लेकिन नॉर्मल के साथ अगर इसका एंगल हम देखें तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली 60 डिग्री. और आपको पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन भी यहाँ पे बना रही होगी 60 डिग्री और वॉल के साथ बना रही होगी 30 डिग्री. ये तो ऑब्वियस सी बात है. चलिए अब इसमें दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, मीन्स स्पीड जो है रिफ्लेक्शन के पहले और रिफ्लेक्शन के बाद सेम है, तो मोमेंटम भी सेम रहेगा. सही है. तो फिर मैं यहाँ पे मोमेंटम का वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और इसे कह देता हूँ P, और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे इसका जो मोमेंटम है इसको भी मैं कह देता हूँ P. ऑलराइट. अब आपको पता है कि इस केस में जब हम कंपोनेंट्स लेते हैं तो देखिए इनिशियली जो मोमेंटम है इसका x कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा P cos 60, राइट. और फाइनली जो मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, उसका x कंपोनेंट इस तरह से हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस P cos 60. सही है. देखिए y कंपोनेंट मैं नहीं ले रहा क्योंकि आपको पता है कि y कंपोनेंट जो है इसका इस तरफ आएगा और इसका y कंपोनेंट जो है इस तरफ आएगा और दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y कंपोनेंट इस पे कोई इफेक्ट नहीं करता है. हमें तो चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए, तो चेंज ऑफ मोमेंटम में सिर्फ x कंपोनेंट ही लेने होते हैं. तो अब चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डेल्टा P, यानी वो दरअसल डेल्टा Px होगा. ये बात आप जानते हो, मैं जस्ट रिपीट कर देता हूं आपको. और ये हो जाएगा 2P cos 60. सही है. और इससे ये हो जाता है 2mv और cos 60 यानी कि 1/2, तो ये हो जाता है mv. अब देखिए मास जो आपको दिया है वो है 100 ग्राम, यानी कि 0.1 किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी जो है वो है 10, तो ये हो जाता है 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स. ये आपको डेल्टा P मिला. अब देखिए फोर्स फाइंड करना है तो आपको पता है कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T लेना पड़ेगा. तो डेल्टा P है 1 डिवाइड बाई ये 0.1, तो ये हो जाता है 10 न्यूटन का फोर्स. तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये वॉल के ऊपर लगेगा और ऑब्वियसली ये वॉल के ऊपर इस तरफ लगेगा. ये बातें हम थियरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल के ऊपर इस तरफ फोर्स लगता है हमेशा. तो देखते हैं कि ऑप्शन में 10 न्यूटन है कि नहीं. ये रहा, पहला ही ऑप्शन है 10 न्यूटन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8. अ पैराशूट ऑफ वेट W strikes the ground with his legs fixed and comes to rest with an upward acceleration of magnitude 3g. Force exerted to him by ground during the landing is what? देखिए पहले क्वेश्चन को एक बॉल के एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं. देखिए ये सरफेस है, लैंड है, ठीक है, और इसके ऊपर एक बॉल हम बता देते हैं ऐसे. अब अगर ये बॉल सिर्फ सरफेस के ऊपर पड़ा है, सोचिए, तो ऐसे में ये बॉल नीचे की ओर अपने वेट जितना, यानी कि mg जितना फोर्स लगा रहा होगा. वेट से नीचे की ओर फोर्स तो लगेगा सरफेस के ऊपर, तो सरफेस इसका रिएक्शन देगी और ऊपर की ओर mg जितना फोर्स लगाएगी. ठीक है. ये जो फोर्स है ये दरअसल mg जितना ऊपर की ओर लग रहा है वो बॉल पे लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बॉल पे नहीं बता सकता इसलिए साइड में बता रहा हूँ.
तो सरफेस ऊपर की ओर mg जितना फोर्स लगाएगी। अब अगर यही बॉल ऐसे नीचे गिरता है, ऐसे गिरता है, तो ऐसे में क्या होगा सोचिए। ऐसे में होगा ये कि एक तो mg तो नीचे की ओर लगेगा ही लगेगा, प्लस अगर इस बॉल का नीचे आते वक्त जो एक्सेलेरेशन है वो अगर a जितना हुआ तो होगा ये कि ये बॉल नीचे की ओर ma जितना फोर्स लगाएगी, क्योंकि इस बॉल का मास m है और ये a एक्सेलेरेशन से नीचे की ओर आ रही है, तो ऑब्वियसली इससे जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, ma जितना। तो ma जितना फोर्स वो नीचे की ओर लगाएगी, तो बॉल नीचे की ओर ma जितना फोर्स लगाएगी, तो ऑब्वियसली ये ग्राउंड ऊपर की ओर रिएक्शन देगी। अब वो रिएक्शन कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है ma जितना ही होगा। आई बात समझ में? तो फिर से समझ लीजिए कि अगर बॉल ऐसे ही पड़ी हुई है तो नीचे की ओर mg फोर्स लगता है, तो ये ग्राउंड जो है वो mg जितना रिएक्शन देगी। लेकिन अगर बॉल नीचे की ओर आ रही है और a एक्सेलेरेशन से आ रही है तो ma जितना फोर्स नीचे की ओर लगाएगी, तो ये ग्राउंड ऊपर की ओर ma जितना एडिशनल रिएक्शन फोर्स लगाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राउंड बॉल के ऊपर mg प्लस ma जितना रिएक्शन लगाएगी। याद रहे कि ये जो पूरा रिएक्शन है ये बॉल के ऊपर यहां पे लग रहा है, लेकिन मैं यहां पे नहीं बता सकता इसलिए मैंने साइड में लिखा है। अब आपको यहां पे क्या कहा है जरा समझ लीजिए कि जब ये बॉल जमीन से टकराती है, ग्राउंड से टकराती है, तो उसके बाद ग्राउंड से इसे 3g जितना ऊपर की ओर एक्सेलेरेशन मिलता है। यानी कि ये जो एक्सेलेरेशन a है ना वो 3g जितना है। कौन सा? ये जो एक्सेलेरेशन है ऊपर की ओर वो 3g जितना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉल के ऊपर टोटल फोर्स कितना हो गया, टोटल फोर्स हो गया है mg प्लस ma, ठीक है। लेकिन यहां पे ma तो 3g है, तो ये टोटल हो जाएगा 4mg, ऑलराइट। और mg यानी कि क्या, w, तो आप लिख सकते हो यहां पे 4w। तो ये है हमारा आंसर 4w। देखते हैं ऑप्शंस में, ये रहा ऑप्शन डी 4w, यानी कि इतना फोर्स ग्राउंड से इस पैराशूट से लैंड होने वाले पर्सन को लगेगा। यहां पे तो एक पैराशूट से लैंड होने वाला पर्सन है ना, बॉल नहीं है, तो यहां पे इस पर्सन को 4w जितना फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। किससे लगेगा? ग्राउंड से लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9। अ गन ऑफ मास 10 kg फायर्स 4 बुलेट पर सेकंड, पर सेकंड लिखा है, ध्यान रखना। The mass of each bullet is 60 gram and the velocity of bullet when it leaves the gun is 300 meter per second. The force required to hold the gun while firing is how much Newton? देखिए, जब आप बुलेट फायर करते हो तो गन को पीछे की ओर एक रिकॉइल लगती है, एक तरह से रिएक्शन फोर्स लगता है, राइट। और ये जो रिएक्शन फोर्स है उसे रोकने के लिए आपको हाथों से सामने फोर्स लगाना पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली रिएक्शन फोर्स जितना ही चाहिए। तो ये रिएक्शन फोर्स हमें फाइंड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हम F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वेशन ले सकते हैं, राइट। अब डेल्टा पी यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम, और समझिए अगर एक बुलेट फायर हो रही है तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो mv जितना ही हो जाएगा ना, क्योंकि पहले तो बुलेट जो है वो स्टेडी है, ठीक है, और फिर उसको v वेलोसिटी मिल रही है, यानी कि उसकी जो फाइनल मोमेंटम है mv जितनी हो जाएगी, तो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी mv जितना हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर n बुलेट्स फायर हो रही है तो समझिए कि चेंज ऑफ मोमेंटम nmv जितना हो जाएगा, राइट, डिवाइड बाय जो टाइम लग रहा है डेल्टा टी। अब देखिए n यानी कि नंबर ऑफ बुलेट जो फायर कर रहे हैं वो है 4, और m यानी कि मास वो दिया 20 ग्राम यानी कि 0.02 किलोग्राम, और वेलोसिटी दी है आपको 300 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो है वो 1 सेकंड, 1 सेकंड में 4 बुलेट फायर हो रही है। तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 न्यूटन, यानी कि जो आपको हाथों में फोर्स लगेगा, और या फिर कहें कि जिस फोर्स से आपको होल्ड करना है वो फोर्स है 24 न्यूटन, और ये रहा ऑप्शन सी 24 न्यूटन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10। द टेंशन इन द स्प्रिंग इज हाउ मेनी न्यूटन। देखिए यहाँ पे स्प्रिंग में दोनों साइड 5 न्यूटन का फोर्स बताया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस स्प्रिंग में जो अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगा हर एक पॉइंट पे सेम होगा, और वो 5 न्यूटन ही होगा। शायद आप सोच रहे हो कि भाई इसमें दोनों साइड 5 न्यूटन का फोर्स लगा है
तो टोटल 10 न्यूटन का फोर्स होता है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए आप स्प्रिंग को कैसे खींच सकते हो, एक रास्ता है कि स्प्रिंग का जो एक एंड है, ये एंड आप दीवार में पकड़ा दो और फिर यहां पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, ठीक है। और एक रास्ता यह है कि आप दोनों साइड 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ। तो ऐसी हालत में इन दोनों सिचुएशन में स्प्रिंग एक सी ही खींचेगी। आप समझिए, जब आप दीवार पे इसको लगा देते हो और यहां पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली दीवार से भी ये इस तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाती है, लेकिन इससे दीवार पीछे की ओर 5 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस करती है, क्योंकि आप जो इस तरफ खींचे वो एक्शन हो गया तो दीवार इसे रिएक्ट करती है और रिएक्शन लगाती है 5 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ। यानी कि आप इस एंड को दीवार पे बांध के यहां पे सिर्फ यहां पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ या फिर आप दोनों साइड 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, बात एक ही होती है। और इसलिए पूरी स्प्रिंग में हर एक पॉइंट पे 5 न्यूटन का ही टेंशन प्रोड्यूस होगा। अगर ये स्प्रिंग ना होती और स्ट्रिंग होती, कोई रस्सी वगैरह होता, तो ऐसे में भी अगर आप दोनों साइड 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे आपको 5 न्यूटन का ही टेंशन मिलता। तो ये आंसर आएगा यहां पे 5 न्यूटन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 11। Two balls of masses m1 and m2 are separated from each other by a powder charge placed between them. Powder charge यानी कि कुछ एक्सप्लोजिव है। The whole system is at rest on the ground. Suddenly the powder charge explodes and masses are pushed apart. The mass m1 travels a distance of s1 and stops. If the coefficient of friction between the balls and the ground are same, the mass m2 stops after traveling what distance? आपको यहां पे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को यहां पे समझेंगे। मैं जरा एक फिगर पहले ड्रॉ कर लेता हूं। जैसे कि ये कोई वो चार्ज, एक्सप्लोजिव चार्ज है वो पड़ा हुआ है और यहां पे ये आपने दो बॉल ऐसे रखे हुए हैं इस तरह से। ये है m1 मास का और m2 मास का, ठीक है। अब जब इसका एक्सप्लोजन होगा तो दरअसल दोनों को ही सेम फोर्स लगेगा। अगर फोर्स दोनों को सेम लग रहा है, बात समझ रहे हो ना, इन दोनों को इस तरफ ऐसे फोर्स लगेगा तो दोनों को सेम फोर्स लगेगा। अगर सेम फोर्स है तो फिर चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा। अब समझिए कि इनिशियल मोमेंटम तो दोनों का जीरो ही है, तो फाइनल मोमेंटम दोनों का सेम ही रहेगा। तो मैं कह देता हूं कि फाइनल मोमेंटम जो है p जितना है, राइट। तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी p माइनस जीरो यानी कि p जितना ही होगा। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड इसको मोमेंटम जो है p जितना दिखा दिया है, ठीक है। अब समझिए, अब क्या होता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ले लेते, चलिए ये ऑब्जेक्ट ऐसे आगे जाके धीरे से रुक जाता है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो ये फ्रिक्शन एक तरह से रेजिस्टिव फोर्स की तरह काम करेगा और इसकी वेलोसिटी को आखिर में जीरो कर देगा। तो इस दौरान इन दोनों ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो डी एक्सेलेरेशन वाली मोशन होगी, राइट। और दोनों में जो डी एक्सेलेरेशन है या फिर कहूं कि रिटार्डेशन जो है वो सेम रहेगा। मैं यहां पे अगर इसका रिटार्डेशन लेटर से माइनस ए कह दूं तो इस ऑब्जेक्ट का m2 मास का भी माइनस ए जितना ही रिटार्डेशन होगा और फाइनली दोनों की वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, राइट। देखिए यहाँ पे रिटार्डेशन के बारे में मैं कह देता हूं कि रिटार्डेशन सेम इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हो कि रिटार्डेशन यानी कि डी एक्सेलेरेशन, इसके लिए हम लिख सकते हैं a इजकल टू एफ अपॉन एम, जहां पे ये f जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स का f है और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए आपके पास इक्वेशन है म्यू एन अपॉन एम, राइट। और ये जो n है नॉर्मल फोर्स है, तो नॉर्मल फोर्स का इक्वेशन फिर क्या हो जाएगा, ये म्यू और नॉर्मल फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा mg अपॉन m। तो फाइनली क्या आ रहा है, म्यू जी। देखिए एक्सेलेरेशन a कितना आ रहा है, म्यू जी जितना आ रहा है, लेकिन म्यू तो दोनों का सेम है। देखिए मैं यहां पे दिखा देता हूं, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल्स एंड द ग्राउंड इज सेम, ठीक है। यानी कि ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू दोनों में सेम है, तो ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन भी दोनों का सेम रहेगा, यानी कि यहां पे जो रिटार्डेशन है दोनों का सेम रहेगा। चलिए अब इसमें से आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच लीजिए कि भाई
एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसके पास अभी मोमेंटम है p जितना, इसका डी एक्सेलेरेशन है माइनस a जितना, और ये कहीं पे जाके रुकता है। मानिए कि ये s1 जितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकता है, ऐसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये s1 डिस्टेंस, और ये जो है वो s2 डिस्टेंस पे जाके रुकता है। ठीक है, तो फिर आप इस s का और इस मोमेंटम p का एक इक्वेशन कंबाइन कर सकते हैं a के साथ। कैसे, मैं दिखाता हूं। हमारे पास एक इक्वेशन है कि s इजकल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2a, याद है नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे s यानी कि डिस्टेंस या फिर कहें कि डिस्प्लेसमेंट, और v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, v0 इनिशियल वेलोसिटी, और a इसका एक्सेलरेशन है। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है v0, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे मैं इस तरह से लिख पाऊंगा। देखिए ये p अपॉन m, अब समझिए जरा, p अपॉन m का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पे इसके पास मोमेंटम कितना है, p जितना है, इसका मास कितना है, लेट अस से कि m जितना है। ठीक है, तो ये p अपॉन m क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, तो ये p अपॉन m यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसका स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब डिनोमिनेटर में मुझे लेना है 2a, लेकिन मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 माइनस a, क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन का केस है। तो इन शॉर्ट आपको क्या मिल रहा है इक्वेशन, फाइनली आपको मिल रहा है ये p स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर a। ठीक है, p स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर a। अब समझिए, देखिए p तो दोनों के लिए सेम है, फिर एक्सेलरेशन a जो है वो भी दोनों के लिए सेम है, सिर्फ मास डिफरेंट है। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं s1 अपॉन s2 का इक्वेशन बनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे m2 स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर। ये समझ रहे हो ना आप, यहाँ पे दरअसल क्या हुआ कि भाई s इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि s1 अपॉन s2 इजकल टू m2 स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है वो दूसरे का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि s2 फाइंड करना है। तो s2 का इक्वेशन इसमें से क्या बन जाता है, देखिए s2 इजकल टू हो जाएगा s1 m1 स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर, और यही है इसका आंसर। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो दूसरे पेज में है, बट यही इसका सही आंसर है। तो बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आशा है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और इन क्वेश्चंस और इसके आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सो हियर विद अंशुमन बलदानिया साइनिंग ऑफ। टेक केयर।